Good morning, everyone. So wait a moment. हम 2 मिनट और वेट करेंगे। जैसे ही सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे वैसे ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। We are about to start the class in 2 minutes. Okay, so let's start the class. An engineering drawing is a technical drawing which clearly define and communicate a design to the other interested parties. इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो बेसिकली एक कम्युनिकेट करने का तरीका है। ये आर्टिस्टिक ड्राइंग नहीं है, मतलब ये जनरल ड्राइंग नहीं है, ये टेक्निकल ड्राइंग है जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे डिजाइन्स को, हमारी ड्राइंग्स को दूसरों के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि रोल क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है विजुलाइज करना। विजुलाइज करना मतलब कि सबसे पहले इमेजिन करना कि एग्जैक्टली हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाना क्या है। ठीक है, यानी कि हम अगर कोई मशीन कंपोनेंट बना रहे हैं, मशीन पार्ट बना रहे हैं, है ना, तो वो कौन सा मशीन पार्ट है, या कोई ऑलरेडी से कोई मशीन कंपोनेंट बना हुआ है उसमें कोई सर्टेन मॉडिफिकेशन करना है फॉर ऑप्टिमाइजेशन, तो वो उसमें हम किस प्रकार का मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, उस मॉडिफिकेशन को विजुलाइज करना सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना, है ना, किसके जरिए, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कुतुब मीनार देख रहे हैं, है ना, जिसका जो डायमीटर है वो 2.75 है ना, पीक पे, और बेस पे 14.32 है। ठीक है, और 379 स्टेप्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 73 मीटर हाइट का जो कुतुब मीनार बनाया गया था, इसका बेस 14 मीटर का रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता गया वैसे वैसे मीनार का डायमीटर जो है यूनिफॉर्मली कम होता चला गया। ठीक है, तो इसको विजुलाइज पहले किया गया होगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन पहले किया गया होगा, है ना, और ये 1200 की सदी में बन चुका था। ठीक है, यानी उस टाइम भी हम इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे, है ना, या फिर शिप बनाना, कार, ऑटोमोबाइल, है ना, या कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना, तो इन सब चीजों के लिए हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की जरूरत। ठीक है, अब ड्राइंग जो है उसको दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, एक होती है आर्टिस्टिक ड्राइंग और एक होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, आर्टिस्टिक ड्राइंग वो होती है जिसके अपने ही रूल्स रेगुलेशन होते हैं, मतलब जैसा जो चीज विजुअलाइज होती है उसको उसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में हर स्टेप को हमें करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो
वही हम यहाँ समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से आपको लगेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग करने के लिए, यानी कि आप अगर ड्राइंग करने वाले हो, ड्राइंग पढ़ने वाले हो, तो उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ सकती है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। सबसे पहले हमें एक ड्राइंग बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल, अब जैसे आप कॉलेज आओगे तो यहाँ पे आपको ड्राइंग टेबल्स बकायदा प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। ईडी हॉल होता है, ईडी हॉल में आप ड्राइंग बोर्ड का आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा, तो उसके ऊपर आप अपनी ड्राइंग शीट लगा सकते हो, है ना। शीट जो होती है, ड्राइंग शीट, वो अलग अलग साइज की आती है। जस्ट अ मोमेंट। तो हमारी जो ड्राइंग शीट्स होती हैं वो अलग अलग साइज की आती हैं। मतलब सबसे पहले जो होता है वो A0 साइज होता है, जो सबसे बेसिक साइज होता है, और उसके बाद A1, A2, A3, A4 साइज जो है वो मोस्ट कॉमन होता है। A4 साइज आपने सबसे ज्यादा मार्केट में भी देखा होगा। ठीक है, मार्केट में भी आपने देखा होगा कि A4 साइज के जो है प्रिंट आउट निकलते हैं, जो आप नॉर्मल पेपर पर प्रिंट आउट निकालते हो, वो साइज जो होता है वो A4 साइज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्राइंग शीट होल्डर। ठीक है, तो ड्राइंग शीट होल्डर ये ड्राइंग को रखने के काम आता है। ये एक सिलेंड्रिकल शेप का वर्टिकल एक ब्लॉक होता है, जिसके अंदर आप अपने ड्राइंग शीट को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है सेट स्क्वायर्स जो हैं वो यूज होते हैं, है ना। सेट स्क्वायर चाहे तो आप ले सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ले सकते। सेट स्क्वायर की हमें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिना सेट स्क्वायर के भी काम चला लेंगे, क्योंकि सेट स्क्वायर से हम जो भी काम करते हैं ना, ये सारा का सारा काम आपका जो है वो आपके ड्राफ्टर से ही हो जाएगा, मिनी ड्राफ्टर, जो सभी को खरीदना पड़ेगा। उसके बाद होता है, नेक्स्ट होता है लार्ज साइज कंपास। ठीक है, तो लार्ज साइज कंपास और स्मॉल बो कंपास, तो इसमें से कोई भी एक कंपास आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो गया डिवाइडर। डिवाइडर लेने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हो गया स्केल। स्केल एक 6 इंच में आती है, एक 12 इंच में आती है, तो आप 6 इंच या 12 इंच में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर जो कि हमें अलग अलग मतलब कर्व्स बनाने के लिए हेल्प करता है, तो वो प्रोटेक्टर आप ले सकते हैं, है ना। ये भी अलग अलग साइज में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रेंच कर्व्स। फ्रेंच कर्व्स की जरूरत जो है, अगर आपकी फ्री हैंड स्केचिंग अच्छी है तो आपको फ्रेंच कर्व्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी फ्री हैंड स्केचिंग नहीं है, अगर किसी को ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती है और वो कर्व शेप जैसे कि एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला या स्पेशल कर्व्स अगर नहीं बना पा रहा है, तो इन दैट केस उसको फ्रेंच कर्व्स की जरूरत पड़ेगी। पेंसिल की बात करें, ड्राइंग पेंसिल की, तो यहाँ पेंसिल अलग अलग प्रकार की आती है, जैसे H, 2H, 3H, 4H और HB पेंसिल आती है। तो मैं HB पेंसिल के बारे में आपको बता दूं कि HB पेंसिल जो है वो आपको यूज नहीं करनी है। HB पेंसिल आपको यूज नहीं करनी, क्योंकि HB पेंसिल जो है इट इज अ बेसिकली राइटिंग पेंसिल, वो एक प्रकार की राइटिंग पेंसिल होती है। तो राइटिंग पेंसिल होने के वजह से आप उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमें ड्राइंग पेंसिल्स का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ठीक है, ड्राइंग पेंसिल हमारी कौन कौन सी होती है? H, 2H, 3H एंड 4H। H जो होती है वो सबसे ज्यादा डार्क होती है ना। 2H जो होती है वो उससे 50% लाइट होती है, फिर 3H जो है उससे 50% लाइट होती है। ऐसे लाइट होती पेंसिल चली जाती है। नेक्स्ट होता है सैंड पेपर, है ना। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि हम पेंसिल को बार बार शार्पनर से शार्प करें, तो उसके लिए उसकी शार्पनेस को बनाए रखने के लिए हम सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इरेजर, ड्राइंग पिन्स एंड क्लिप्स। तो इसमें आपको ड्राइंग क्लिप्स लेनी है। ड्राइंग क्लिप्स जो होती है वो ड्राइंग शीट को बोर्ड के साथ अटैच करने के लिए काम आती है ना। और अगर कहीं पे ड्राइंग क्लिप यूज नहीं हो पा रही है, अगर ड्राइंग क्लिप से ड्राइंग शीट अटैच नहीं हो रही है, तो इन दैट केस हम लोग सेलो टेप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका डस्टर, जो कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्लीन करने के लिए काम आता है ये ड्राइंग शीट को। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे
टूल है जो सभी स्टूडेंट को कंपलसरी खरीदना है, वो है ड्राफ्टिंग मशीन, जिसको मिनी ड्राफ्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग मशीन या फिर मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, इसके बाद मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल जो है, जब 21 तारीख से आपकी क्लासेस चालू होंगी तब हम उसका इस्तेमाल जो है मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। मिनी ड्राफ्टर के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल हो गया, है ना। पहला टूल हो गया आपका मिनी ड्राफ्टर, और दूसरा टूल हो गया आपका स्केल, है ना। ये दोनों ही जो है जस्ट अ मोमेंट। तो यहां पे ये जो टूल है, एक तो मिनी ड्राफ्टर, एक आपका स्केल, ठीक है, और आपका कंपास, ठीक है, और प्रोटेक्टर, और ड्राइंग शीट, है ना, ड्राइंग शीट होल्डर, और आपका नेक्स्ट हो गया इरेजर, ड्राइंग क्लिप्स और ड्राइंग पेंसिल, ठीक है, और स्केच बुक, ये स्केच बुक, ठीक है। स्केच बुक यानी कि जो ड्राइंग बुक होती है जिसमें आप ड्राइंग बनाओगे उसको स्केच बुक बोलते हैं, है ना। और नेक्स्ट इज रोलर स्केल। रोलर स्केल वो स्केल होती है जिसमें रोलर लगा होता है। ये पैरेलल लाइन बनाने के लिए काम आता है, और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारी पैरेलल लाइंस बनानी होती है, इस वजह से रोलर स्केल जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है ना। इसके अलावा फिर आपका हो गया पेंसिल शार्पनर, ठीक है, और शीट होल्डर। तो शीट होल्डर की जरूरत नहीं है, पेंसिल शार्पनर, पेंसिल को शार्प करने के लिए। इतने टूल आपको मैंडेटरी लेने पड़ेंगे, है ना। ये हर बच्चे के पास होना चाहिए। ड्राइंग शीट होना चाहिए, है ना, ड्राइंग शीट होल्डर होना चाहिए, है ना, कंपास होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए, है ना, स्केल होना चाहिए 6 या 12 इंच में से एक, है ना, ड्राइंग पेंसिल होना चाहिए, ठीक है, इरेजर होना चाहिए, ड्राइंग क्लिप होना चाहिए ड्राइंग शीट को लगाने के लिए। मिनी ड्राफ्टर तो सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, इसके बिना तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग कर ही नहीं पाओगे, है ना। रोलर स्केल भी मैंडेटरी है, स्केच बुक भी मैंडेटरी है ना, शार्पनर मैंडेटरी है, पेंसिल मैंडेटरी है, इरेजर मैंडेटरी है ना, क्लिप्स मैंडेटरी है। तो ये सारे जो मैंडेटरी चीजें हैं, है ना। ड्राइंग शीट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। क्लास में हम ड्राइंग शीट बनाएंगे, जो फेयर वर्क होता है वो ड्राइंग शीट में करते हैं, और वहीं पे जो थोड़ा सा रफ वर्क होता है वो स्केच बुक में करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, स्केच बुक और ड्राइंग शीट में, है ना। और कंपास और प्रोटेक्टर तो लगेगा ही लगेगा, स्केल भी लगेगा। ड्राइंग शीट होल्डर आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो नहीं भी ले सकते। वैसे लेंगे तो ड्राइंग शीट आपकी सेफ रहेगी, है ना। तो ये जितने चीजों पे मार्क किया है ये मैंडेटरी है। बाकी चीजें आप लो या नहीं लो, ये 8-10 चीजें तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये ड्राइंग बोर्ड इस प्रकार सा होता है जिसके ऊपर आप ड्राइंग शीट लगाते हो, ठीक है। तो ये ड्राइंग बोर्ड हो गया आपका, इसके ऊपर ड्राइंग शीट लगाते हैं हम, ठीक है। ये हो गई ड्राइंग, ठीक है। अब ड्राइंग शीट की लेआउट इस प्रकार से होती है ना। ये ड्राइंग शीट चाहे कोई भी लो आप, आपको लेआउट इस प्रकार से रखना पड़ेगा, यानी कि ये जो डायमेंशंस लिखे गए हैं वो मिलीमीटर में, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, ठीक है। सारे के सारे जितने भी डायमेंशंस हैं ये सब मिलीमीटर में लिखे गए। यहाँ पे 50 बाय 150 का टाइटल बॉक्स बनता है, जो कि राइट हैंड साइड में बॉटम में बनता है। पहले तो बॉर्डर बनती है ना। आजकल तो बॉर्डर वाली ड्राइंग शीट आती है, पुराने जमाने में तो पहले तो क्या होता था कि विदाउट बॉर्डर की आती थी, बॉर्डर खुद ही बनाना पड़ता था। बॉर्डर कैसे बनता है, 20 का मार्जिन और 30 का मार्जिन, 3 साइड हमें 20 का रखना पड़ता है। ये देखिए, ये ऊपर का साइड जो है ये यहाँ पे ये 20 का रखा गया है। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको बताता हूं। ये ऊपर का साइड जो है वो 20 का रखा गया है,
ये राइट हैंड साइड भी 20 का रखा गया है और लेफ्ट हैंड साइड भी, सॉरी बॉटम साइड भी 20 का रखा गया है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाला साइड ये 30 का रखा गया है। 30 मिलीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का गैप रखा गया है ड्राइंग शीट में। तो ये 3 सेंटीमीटर का गैप क्यों रखा गया है? क्योंकि जब आपकी कम से कम 15 से 20 ड्राइंग शीट आप बनाओगे, है ना, तो जब इतनी सारी ड्राइंग शीट हो जाएगी तो उसको एक ड्राइंग शीट होल्डर में लगाना पड़ेगा। तो जैसे आपकी फाइल होती है ना, वैसे ही ड्राइंग शीट होल्डर आता है, उसमें आपको होल करके 2 होल इस प्रकार से करके और उसमें ड्राइंग शीट लगेगी। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में होल होता है, इसलिए होल होकर के यहाँ पे ये इसको थ्रेड से बांधते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ मार्जिन ज्यादा रखना पड़ता है। बाकी सब जगह 2 सेंटीमीटर का मार्जिन रखते हैं हम लोग, है ना, लेकिन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि यहाँ पे हम होल करके इसको फाइल, ड्राइंग फाइल के अंदर लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का मार्जिन रखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हो गया आपका टाइटल बॉक्स। तो टाइटल बॉक्स जो होता है वो मार्जिन के अंदर, जैसे ही आपने मार्जिन बना दिया, तो ये मार्जिन आपको बनाना है 4H या फिर 3H पेंसिल से, है ना, जो लाइट पेंसिल है उससे हम लोग बनाते हैं। और इसको बनाने के बाद यहाँ पे टाइटल बॉक्स बनाना होगा इसके अंदर। तो ये टाइटल बॉक्स जो है 5 सेंटीमीटर की हाइट होगी इसकी और 15 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका टाइटल बॉक्स यहाँ पे बनेगा। इसके बाद ये इस प्रकार से टाइटल बॉक्स होता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका टाइटल बॉक्स। ये टाइटल बॉक्स में जैसे 5 सेंटीमीटर हमने जो गैप रखा था, उसमें क्या होगा, 1-1 सेंटीमीटर का आप ब्लॉक बनाओगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले 50 का एक पहला डिवीजन कर दोगे, है ना, ये और फिर दूसरा डिवीजन भी 50 का कर दोगे, है ना, एंड थर्ड डिवीजन भी आप 50 का कर दोगे। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला 50 का डिवीजन किया है उसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के 5 डिवीजन बनाओगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो पहला डिवीजन होगा उसमें आपका नेम लिखोगे, दूसरा डिवीजन होगा उसमें इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो है वो आप लिखोगे, है ना, तीसरा जो डिवीजन है उसमें सेमेस्टर और सेक्शन लिखोगे, है ना, कि आप कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेम के हैं, है ना, और सेक्शन तो बाय डिफॉल्ट सबका कॉमन ही है, तो ए ही सेक्शन है, तो उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप बस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेक्शन लिख सकते हैं। सबमिशन डेट, जिस दिन आप ड्राइंग शीट चेक कराओगे वो सबमिशन डेट यहाँ पे आएगी, है ना, और ग्रेड जो भी मिलेगी आपकी ड्राइंग शीट पे, जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी वो ग्रेड में यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा, यहाँ पे ये है सबसे पहला जो ब्लॉक होगा। अब बाकी का ये ब्लॉक जो है ये 10 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ लेंथ इसकी, और चौड़ाई जो होगी वो 2 सेंटीमीटर की होगी, मतलब 20 mm। उसके नीचे फिर एक सेंटीमीटर के यानी 10-10 mm के 3 ब्लॉक बनाओगे आप, जिसकी टोटल लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर की, है ना। तो यहाँ पे पहले वाले में आप साइन कन्वेंशन बनाओगे, ये साइन कन्वेंशन में आगे बताऊंगा आपको, ये ड्राइंग का सिग्नेचर होता है ना। उसके नीचे वाले में सीट नंबर लिखोगे कि जो पहली ड्राइंग शीट है वो पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे जितनी ड्राइंग शीट बनाओगे वो नंबरिंग होती चली जाएगी। चेक्ड बाय में जो टीचर है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, किसके द्वारा चेक की गई है। ठीक है, ऊपर का जो ये पहला ब्लॉक है इसमें टाइटल आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला जो ब्लॉक है इसमें सब हेडिंग आ जाएगी, है ना। लाइन्स एंड लेटरिंग जो है, इसमें क्या होता है कि लेटर्स हमने कौन से टाइप के यूज किए, लाइन कौन से टाइप के यूज किए, ये लिखते हैं। ये जब हम ड्राइंग शीट पे वर्क करेंगे तब मैं ये सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये डिविजन्स पूरे करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फिर आपका ड्राइंग शीट के साइज, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ड्राइंग शीट्स, वो किस किस साइज के आते हैं वो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, है ना। सबसे जो बेसिक साइज होता है वो होता है A0। ठीक है, ये वाला जो साइज है ये है A0। इसका डायमेंशन होता है 1189 से 841, मतलब लेंथ 1189 हो गया और 849 इसकी चौड़ाई हो गई। तो ये फ्री साइज होता है, सबसे लार्जेस्ट साइज होता है, जिसको बोलते हैं आप, जो चार्ट पेपर खरीदते थे ना आप स्कूल में बनाने के लिए, वो चार्ट पेपर जो साइज होता है वो A0 साइज का होता है। तो ये आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना। A0 साइज जो है ये एग्जाम में मिलेगा, मतलब एक ही चार्ट पेपर मिलेगा और इसी के ऊपर आपको पूरी ड्राइंग बनानी है। मतलब ये फुल साइज का चार्ट पेपर है ना, ये फुल साइज का चार्ट पेपर है और ये फुल साइज का चार्ट पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, कॉलेज में जो आप ड्राइंग्स बनाओगे वो A1 साइज पे बनाओगे, है ना, A1 साइज, है ना, या फिर A2 साइज, है ना।
ये साइज दोनों में से प्रेफरेबल आप ले सकते हो, जो मिल जाए आपको। या तो A1 साइज ले लोगे, तो A1 जो होता है वो फुल साइज का आधा होता है, और A2 जो होता है 1/4 टाइम होता है। तो आप A2 साइज भी ले सकते हो, A1 साइज भी ले सकते हो, है ना। प्रिफरेबली ज्यादातर लोग जो है A2 पे काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि A2 साइज जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज हो जाता है, और ये A2 साइज जो है ये इजीली होता है कैरी कैरी करने के लिए, है ना। A1 साइज लोगे तो थोड़ा सा बड़ा साइज होगा, तो उसको कैरी करना आसान नहीं होगा, है ना। वो मतलब सीट का फोल्ड होना या डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, ज्यादा बड़ी सीट हो तो A2 साइज जो होता है इसको आसानी से होल्ड करके आप ट्रैवल कर सकते हो, है ना। घर से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से घर तक, मतलब सीट के डैमेज होने के साइज चांस कम रहेंगे, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड साइज आपने लिया है, मतलब एक छोटा साइज लिया है, एवरेज साइज। ये एवरेज साइज होता है A2, है ना। तो A2 साइज प्रेफरेबल है, चाहो तो A1 भी यूज कर सकते हो, है ना। उससे छोटा साइज होता है A3, और उससे छोटा होता है A4। A4 वो पेपर प्रिंट वाला होता है। तो अब बेसिकली देखा जाए तो A4 और A2 में कितना अंतर हुआ, A4 जो है वो 4 गुना छोटा हो गया, है ना, क्योंकि A2 का आधा हुआ A3 और A3 का आधा हुआ A4। यानी जो आप मार्केट में प्रिंट आउट निकालते हो A4 साइज पे, उससे 4 गुना बड़ा साइज, है ना। 4 A4 पेपर को आप टेबल पे बिछा दो, तो उन चारों को मिलकर के जो साइज बनेगा दैट इज A2 साइज। तो उतनी बड़ी ड्राइंग शीट लेनी है। आप किसी भी स्टेशनरी पे जहां पे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मिलते हैं, या इंजीनियरिंग के सामान मिलते हैं, या बुक्स मिलती हैं, वहां पे अगर आप बोलेंगे मिनी ड्राफ्टर चाहिए और ड्राइंग शीट चाहिए हमें, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, तो वो A2 साइज ही देंगे। सभी स्टेशनरी वालों को पता रहता है कि इंजीनियरिंग में जो ड्राइंग बनाई जाती है वो ज्यादातर A2 साइज पे बनाई जाती है। तो या तो A2 साइज की ड्राइंग शीट बोल के ले लें, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग की ड्राइंग शीट बोल के ले लें, ठीक है। और इसमें दोनों प्रकार की शीट आती है, बॉर्डर वाली भी एंड विदाउट बॉर्डर वाली भी। तो प्रेफरेबली आपको बॉर्डर वाली लेना है, ताकि आपको बॉर्डर और टाइटल बॉक्स बनाना ना पड़े, है ना। और अगर आपको बनाना पड़ा तो इन दैट केस फिर थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, है ना। दोनों में कॉस्ट का बहुत ज्यादा मेजर अंतर नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइन थिकनेस वगैरह, है ना, ये इस प्रकार से लाइंस यूज करते हैं हम, है ना। एक होती है कंटिन्यूस लाइन, जो पहला आप देख रहे हैं, जो ड्राइंग के बाहरी पोर्शन के लिए यूज की जाती है, और एक होती है कंटिन्यूस थिन लाइन, एक कंटिन्यूस थिक लाइन और एक कंटिन्यूस थिन लाइन, ठीक है। जो कंटिन्यूस थिन लाइन होती है वो इंटरनल पार्ट्स को बनाने के लिए काम आती है। उसके बाद होती है कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड, है ना। तो ये फ्री हैंड तब बनाते हैं जब रफ ड्राइंग करते हैं हम लोग, है ना। और नीचे है जिगजैग लाइन, कंटिन्यूस थिन जिगजैग लाइन, ये तब बनाते हैं जब एक्सट्रीमली लार्ज साइज को हम रिप्रेजेंट करें। तो ये अलग अलग प्रकार की जो है लाइनें यूज की जाती हैं, ये जैसे जैसे इनका काम पड़ेगा, है ना। डैश थिक लाइन, ये हिडन लाइन होती है, हिडन एजेस को, आउटर बाउंड्री की कोई हिडन एजेस हो। डैश थिन लाइन, जो इनर बॉडी की थिन लाइन हो। चेन थिन, चेन थिन जो यूज करते हैं हम लोग, इस प्रकार की जो लाइन होती है, ये हम लोग जनरली सेक्शनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चेन थिन या चेन थिक, ये सेक्शनिंग करने के लिए, ठीक है। और या फिर सेंट्रल एक्सिस दिखाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार की लाइंस यूज करते हैं। तो ये इस प्रकार के कंपोनेंट्स आगे जाके बनाने होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, है ना। अभी इसमें मैं आप लोगों के माइक जो है वो ओपन कर रहा हूं, है ना। अगर आप लोगों को किसी को भी कुछ भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, तो नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, माइक ओपन है आप लोगों के। जितना भी मैंने अभी तक बताया है, डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं मैंने, है ना। हेलो, काफी सारे लोगों ने, कम से कम 5-6 लोगों ने अपने माइक ओपन किए हैं। अगर आप बात नहीं करना चाहते तो अननेसेसरी माइक ओपन ना करें, है ना। जिसको बात करनी है सिर्फ वही अपना माइक ओपन करेगा। प्लीज मेंटेन द डेकोरम, है ना। आप इंजीनियरिंग करने निकले हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहना सीखिए। मैंने आप लोगों के माइक ओपन करने का ऑप्शन दे दिया है, वही माइक ओपन करेगा जो बात करना चाहता है।
बताइए, जितना भी मैंने बताया अभी तक आपको, मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, कैसा ड्राइंग पेपर होता है, कैसी पेंसिल होती है ना, वो सब मैंने बताया, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे ये सारी जानकारी दी है ना। और ये सारी चीजें आपको खरीदनी होंगी, मतलब ड्राइंग शीट खरीदनी होगी, ड्राइंग आपको स्केच बुक खरीदनी होगी, पेंसिल्स खरीदनी होगी, है ना, स्केल खरीदना होगा, मिनी ड्राफ्टर खरीदना होगा, इसके अलावा कंपास, है ना, और आपका प्रोटेक्टर, है ना, रोलर स्केल, प्लेन स्केल, ये सारे, इरेजर, है ना, शार्पनर, है ना, ड्राइंग पेन, क्लिप्स, ये सारे आइटम्स खरीदने होंगे, है ना। तो अगर आप जैसे किसी स्टेशनरी पे जाएंगे जहां पे इंजीनियरिंग का सामान मिलता है, तो वहां पे जाकर के अगर ये बोलेंगे कि मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सामान चाहिए, है ना, तो वो वैसे भी आपको ये सारे आइटम दिखा देगा, है ना। जो प्रॉपर जहां पे इंजीनियरिंग की बुक्स मिलती है या इंजीनियरिंग की स्टेशनरी मिलती है, उस दुकान पे आप जाके बोलोगे कि मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इक्विपमेंट्स दे दीजिए, तो वो सारे इक्विपमेंट जो है वो आपको दिखा देगा। ठीक है, तो जो भी आइटम्स मार्केट में आते हैं, अगर हम पेंसिल्स की बात करें तो पेंसिल्स बहुत सारी कंपनी की आती है ना। इसमें अप्सरा नाम से एक कंपनी है जो कि ड्राइंग पेंसिल बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाती है ना। तो अप्सरा की पेंसिल लेकर के आएंगे तो वो काफी अच्छी रहती है ना। और जो इरेजर है वो नॉन डस्ट होनी चाहिए, ताकि शेड गंदी ना हो। नॉन डस्ट इरेजर हमेशा अच्छी रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम मिनी ड्राफ्टर की बात करें तो दो कंपनियां बहुत अच्छा मिनी ड्राफ्टर बनाती है, एक है ओमेगा और दूसरा है नटराज। तो आप ओमेगा या नटराज में से किसी भी एक का मिनी ड्राफ्टर खरीद सकते हैं, है ना। लोकल मिनी ड्राफ्टर मत खरीदिएगा, नहीं तो वो क्या है कि उसमें प्रिसीजन कम होता है, एक्यूरेसी कम आती है ना, मेजरमेंट आपके सही नहीं आएंगे, है ना। लोकल मिनी ड्राफ्टर में बहुत सारी लोकल कंपनियां भी बनाती है। जो सबसे अच्छे मिनी ड्राफ्टर होते हैं वो ओमेगा और नटराज, दो कंपनी के सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, पेंसिल्स भी इसी प्रकार से नटराज में भी आती है ड्राइंग पेंसिल, और अप्सरा नाम की कंपनी से भी आती है। ठीक है, बाकी शॉर्पनर आप किसी का भी ले सकते हैं, इरेजर किसी का भी ले सकते हैं, सैंड पेपर चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते। ठीक है, और मिनी ड्राफ्टर जब आप लोग खरीद लोगे, है ना, मिनी ड्राफ्टर मैं आपको बता दूं, आपको कॉस्ट का अंदाजा नहीं होगा, मैं बताऊं आपको तो ये 250-300 रुपए से लेकर के 400-500 रुपए तक आता है। ठीक है, सबसे महंगा इक्विपमेंट यही है ना। बाकी सब चीजें तो सस्ती आती है, ड्राइंग शीट सस्ती आती है, ड्राइंग क्लिप सस्ती आती है ना, ड्राइंग पेंसिल सस्ती आती है, 3-3 रुपए में पेंसिल मिल जाती है, 3-3, 4-4 रुपए में ड्राइंग शीट मिल जाती है ना। और इरेजर वगैरह सस्ती आती है ना। प्रोटेक्टर और कंपास जो है वो 8-10 रुपए, 15 रुपए ऐसे कॉस्ट के आते हैं, अच्छी क्वालिटी के, है ना। तो सब सारे सस्ते आइटम है, कोई भी महंगा आइटम नहीं है ना, सिर्फ एक मिनी ड्राफ्टर को छोड़ के। और मिनी ड्राफ्टर में भी देख लेना आप, वहां 250 रुपए से लेकर के 400 रुपए इस कॉस्ट के रेंज में आपको मिल जाएगा, 400-450 तक, है ना। अगर इससे ज्यादा कीमत बोल रहा है कोई, तो फिर अगर इससे ज्यादा कॉस्ट बोल रहा है तो आप शॉप चेंज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग यहां तक हमने समझ लिया कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको पहला टॉपिक जो है वो पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। और आज आपकी क्योंकि पहली क्लास है, आपके पास अभी जिसको भी बात करनी है वो माइक ओपन करके बात कर सकता है ना। चैट बॉक्स में अननेसेसरी मैसेज टाइप करके न डाले अभी। ये कब तक लेनी है? क्या ये कब तक लेनी है बेटा? ये सारे आइटम जितने जल्दी ले लोगे उतने जल्दी आप क्लास अटेंड कर पाओगे, क्योंकि 21 तारीख से आपकी क्लासेस लग रही हैं, और क्लासेस में आओगे आप तो जो ये सारे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। 21 तारीख से जब क्लास, है ना, तो अभी आपके पास एक आध हफ्ते का रिएक्शन टाइम है, उस एक हफ्ते में आप ये सारा सामान जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अगले एक हफ्ते में आप लोग खरीद लेंगे सारा सामान, क्योंकि क्लास जब आप अटेंड करने आओगे तो जो भी ये इक्विपमेंट लेकर के नहीं आएगा तो फिर मैं उसको अलाउ नहीं कर पाऊंगा क्लास में, है ना। मैं उसको क्लास अटेंड करने से मना कर दूंगा उन बच्चों को जिनके पास ये सामान नहीं होगा। और इसलिए मना कर दूंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है अगर आप बिना सामान के क्लास में आओगे, और हम हर क्लास में ड्राइंग बनाने वाले हैं, और अगर आपके पास ड्राइंग का सामान ही नहीं है तो आप करोगे क्या क्लास अटेंड करके, है ना। कोई सेंस नहीं बनता फिर क्लास अटेंड करने का। तो जो भी बच्चे के पास ये सामान नहीं होगा वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे पहला टॉपिक जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम बेसिक पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और उसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। तो जस्ट अ मोमेंट।
Yep. हम प्लेन स्केल से स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे। चलिए, तो ये हम यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन स्केल। ठीक है, प्लेन स्केल में सबसे पहले हम यहां पे देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं बेसिक इंफॉर्मेशन प्लेन स्केल के बारे में। उसके बाद टाइप्स, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, और इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो हैं जो प्लेन स्केल में चलती है वो देखने वाले हैं, जिसके बारे में कल भी मैंने बताया था। इसके अलावा स्केल के टाइप्स में हम यहाँ देखने वाले हैं, पहला टाइप होता है प्लेन स्केल, जो मैं कल बता चुका हूँ, डायगोनल स्केल। उसके बाद प्लेन स्केल जो होता है वो 2 यूनिट को मेजर करता है, 2 यूनिट को मेजर करता है। डायगोनल स्केल जो होता है वो 3 यूनिट्स को मेजर करता है ना। कंपैरेटिव स्केल 2 यूनिट के बीच में कंपेयर करता है, जैसे कि डिस्टेंस एंड टाइम, या फिर डिस्टेंस एंड वेट, या फिर डिस्टेंस एंड टेम्परेचर, है ना, इन सबको कंपेयर करता है। स्केल ऑफ कॉर्ड जो होती है वो एंगल मेजर करने का काम आती है ना। एंगल मेजर करने के लिए हम लोग स्केल ऑफ कॉर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें यहां जानना है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन देखने के पहले हम एक फॉर्मूला देखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो क्या होता है ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, है ना, जो होता है वो रेशियो होता है ना। इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी बोलते हैं और फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, करना अभी तो क्लास पहला क्लास है, दूसरा क्लास है आज। हाँ, ये किसी का कौन माइक ओपन करके बोल रहा है भाई? माइक ओपन ना करें। तो यहां पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होता है उसको हम शॉर्ट में आरएफ लिखते हैं। ठीक है, और आरएफ हमारा क्या होता है? ये होता है डायमेंशन ऑफ ड्राइंग अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? रिप्रेजेंट करने का फ्रैक्शन, मतलब हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट। मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग आपकी क्या हो गई? अगर ड्राइंग शीट के ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग बना रहे हो आप, है ना, तो बिल्डिंग आपकी क्या हो गई? बिल्डिंग आपकी हो गई ऑब्जेक्ट। अब बिल्डिंग तो बहुत बड़ी होती है ना, उतनी बड़ी तो ड्राइंग शीट आप लाओगे नहीं। सीधी सी बात है, आप बिल्डिंग को छोटे साइज में बनाओगे, आप छोटे साइज में रिप्रेजेंट करोगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए जो रेशियो लिया आपने, है ना, मतलब उसके डायमेंशन को जिस रिस्पेक्ट में आपने स्मॉल किया है, उस रेशियो को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फैक्टर, है ना। और ये कैसे निकल के आता है? ये निकल के आता है डायमेंशन ऑफ ड्राइंग जो आपने माना है और डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों के रेशियो से। मान लीजिए आपने मान लिया कि जो एक्चुअल 10 मीटर की हाइट है, 10 मीटर यानी बिल्डिंग की जो 10 मीटर की हाइट है, उसको मैं ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करूंगा 1 सेंटीमीटर से। कितने से रिप्रेजेंट करूंगा? 1 सेंटीमीटर से। तो यहां पे डायमेंशन ऑफ ड्राइंग कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर अपॉन, है ना, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 10 मीटर, है ना। तो ये रेशियो जो है, दिस रेशियो इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ठीक है, अब ये इसको हम अब क्योंकि ये फैक्टर है ना, तो जो फैक्टर होता है वो यूनिट लेस होता है। वो क्या होता है? यूनिट लेस होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई मैंने इस आरएफ के फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट करी, ऊपर लिखा मैंने क्या? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर के बराबर माना है। किसको माना है? मैंने माना है डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, जो कि था 10 मीटर का। तो दोनों में से बड़ी यूनिट किसकी होगी? बड़ी यूनिट हमेशा नीचे वाले की होगी। तो हम कभी भी छोटी यूनिट को चेंज नहीं करते, मतलब मैं सेंटीमीटर को चेंज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं बड़ी यूनिट मीटर को चेंज करूंगा, उसको मैं सेंटीमीटर में लेके आऊंगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं क्या करूंगा? इक्वल टू 1 सेंटीमीटर को एज इट इज लिखे रहने दूंगा, नीचे है 10 और मीटर की जगह लिख दूंगा, क्योंकि ये मीटर यूनिट है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो मैं इसमें लिख दूंगा मीटर की जगह इंटू 100 सेंटीमीटर। अब ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और रेशियो कितना आ जाएगा? मेरा फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 10 इंटू 100, 1000। तो मेरा आरएफ कितना आ गया? 1/1000।
तो 1/1000 इज द RF। तो ये हमारा निकल के आया। ये कब निकल के आया? जब मैंने 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर को जब मैंने 10 मीटर के बराबर माना किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो ऐसे हम RF का फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि RF का फॉर्मूला सिर्फ लेंथ के लिए यूज होता है, ठीक है। ये एरिया के लिए भी यूज होता है और ये वॉल्यूम के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो एरिया, अगर एरिया निकालना है तो आप देखो, क्योंकि ये जब यूनिट लेस है, एक तो पहली बात है कि ये यूनिट लेस है, दूसरा इसकी जो यूनिट आएगी भी, वो इसका जो फॉर्मूला है वो किसके लिए बना है? लेंथ के लिए बना है। तो जब आप एरिया के लिए ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट लगाना पड़ेगा, और जब आप वॉल्यूम के लिए ले जाओगे तो आप क्यूब रूट लगाओगे। अब ये अंडर रूट और क्यूब रूट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लेंथ की यूनिट जो होती है, सपोज करो आप मीटर में लेंथ नाप रहे हो, तो लेंथ की यूनिट कितनी होगी? मीटर। वहीं पे मीटर में ही अगर आप एरिया नापोगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पे अगर मीटर में ही अगर आप वॉल्यूम नापोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यूनिट में, यहां पे यूनिट की पावर कितनी है? 1, है ना। यहां पे यूनिट की पावर, लेंथ के लिए यूनिट की पावर कितनी होती है? 1, है ना। एरिया के लिए यूनिट की पावर कितनी होती है? 2, और वॉल्यूम के लिए यूनिट की पावर कितनी होती है? 3, है ना। 1 2 3। तो जब लेंथ की बात करेंगे तो यहां क्योंकि पावर नहीं है तो इसलिए इसमें कोई भी स्क्वायर रूट नहीं लगेगा। जब मीटर स्क्वायर है, मतलब एरिया के लिए देख रहे हो, तो आपको ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको यूनिट लेस बनाना है। तो यूनिट लेस आप तब बनाओगे जब पहले यूनिट की पावर हटाओगे, तो हटाने के लिए आपको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। वहीं पे यूनिट की पावर जब 3 हो जाएगी, है ना, वॉल्यूम के लिए, तो आपको क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। क्यूब रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिट की पावर जो 3 है इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए आपको क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। तब ये यूनिट की पावर हटेगी और तब ये मीटर में कन्वर्ट होगा, और तब ये ऊपर नीचे कैंसिल करके आप इसको बराबर यूनिट में लेके आओगे, ठीक है। तो आई होप कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया सभी को समझ में आया होगा। अब इसको जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला जो RF का होता है वो 2 बार यूज करना पड़ता है। पहली बार RF निकालने के लिए, यानी कि जो भी रेशियो दिया गया है ना, जो भी रेशियो दिया गया है, सपोज उसने बोला कि भाई 10 मीटर को आप मानो 1 सेंटीमीटर, तो इस रेशियो के लिए आप RF निकाल लोगे। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल मतलब कि जो भी बिल्डिंग की एक्चुअल लेंथ नापनी है ना, उसके लिए कितनी लेंथ लोगे वो निकालना पड़ेगा। तो आप वो कैसे निकालोगे? मान लो बिल्डिंग की टोटल हाइट उसने बोल दी कि कोई बिल्डिंग है 50 मीटर्स की, है ना, या उसने बोल दी 100 मीटर की बिल्डिंग है ना, 100 मीटर की बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 100 मीटर। तो 100 मीटर क्या हो गया? 100 मीटर आपका जो हो गया वो हो गया मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, ठीक है। वो यहां पे रख दोगे आप 100 मीटर, है ना, इनटू, और RF रख दोगे इसके मल्टीप्लाई में। तो RF आपका था कितना? 1/1000, है ना। तो यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 1/10। लेंथ ऑफ स्केल कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी, मतलब 0.1 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको निकालना होगा लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। तो मतलब जो बिल्डिंग की आप हाइट बनाओगे वो 0.1 मीटर में बनाओगे। 0.1 मीटर कितना होता है? 0.1 मीटर होता है, क्योंकि हम यहाँ मीटर में लेके चल रहे थे, है ना। तो 0.1 मीटर हो गया यहाँ पे कितना? 1 मीटर में 100 होता है, तो 100 को मल्टीप्लाई करो 100 सेंटीमीटर को किससे? 0.1 से। तो 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि आप जो पेपर पे ड्राइंग बनाओगे बिल्डिंग की वो 10 सेंटीमीटर की बनेगी। तो यानी कि एक ही फॉर्मूले को आपको 2 बार यूज करना है, एक बार RF निकालने के लिए और दूसरी बार जो ड्राइंग साइज है वो निकालने के लिए। तो जब हम इसमें